तो स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो कोई बच्चे को 0 मार्क्स मिलती है तो सब बच्चे चिल्लाते हैं ढप्पन डूस। तो ये ढप्पन डूस एमएलए है मालेगांव शहर के लिए। आज मदरसों की हालत बहुत खराब है, चमड़े की वजह उनको नहीं हुआ है, ये उनको पूरे साल का मानधन असेंबली मदरसे के जो लोग हैं उनको देना चाहिए। कहीं से ये कारामद नहीं है। ये 1 सालों में इन्होंने शहर के आवाम के लिए, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, चाहे सिविल में इलाज की बात हो, चाहे चोरी का अनाज उनके साथ के रहने वाले बेचते होंगे, इन्होंने राशन के चोरी के अनाज के बारे में आज नहीं कहा। दिसंबर 2019 में जो नागपुर का असेंबली इजलास हुआ, मार्च 2020 में जो बंबई का इजलास हुआ, जून 2020 में जो इजलास हुआ, तमाम इजलास में वो नदारद रहे, गैर हाजिर रहे। ईद की नमाज सरकार ने को ये परमिशन दी थी कि 5 लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ पढ़ना चाहिए, इन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं पढ़ना चाहिए। मस्जिद बंद करने की बात है, इन्होंने ऐलान किया। ये और जो भी बातें हैं, इन्हें हमारी मजहबी आजादी को छीनने में ये उनके साथ मुलविस रहे। ये सब जो उन्होंने किया है, ये शहर की आवाम के मुफाद के खिलाफ किया है। ये आवाम, उन्होंने पुलिस कमिश्नर कलेक्टर की चमचागिरी की है। चमचागिरी करने वाला एमएलए हमारे शहर के लिए फायदेमंद नहीं है। देखिए सच सच्चाई के साथ। मालेगांव शहर में कुछ इस तरह का माहौल है कि ऐसा लोग बताते हैं कि सियासत जो है और इलेक्शंस और पॉलिटिक्स पूरा 5 साल यहाँ पर चलता रहता है। अभी बहुत ज़ोरों में एक मुद्दा मालेगांव शहर में गर्म है, जो कि मालेगांव शहर में एनसीपी जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदारत को लेकर, और कई अहम मुद्दे हैं जिसमें एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। अतीक कमाल साहब हमारे साथ आज मौजूद है जनता जवाब न्यूज़ के साथ। मालेगांव शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अपोजिशन लीडर है, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए आज हम लोग जुड़े हैं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपने जनता जवाब न्यूज़ को वक्त दिया। जो गट नेता का एक बड़ा यहाँ पर कॉरपोरेशन में झगड़ा है, फिर बहस वगैरह बहुत सी चली, कुछ मीटिंग में हल्ला भी हुआ, उसके ताल्लुक से आपका क्या बोलना है? जो मालेगांव शहर में गट नेता 2017 का इलेक्शन हुआ, उस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 20 कॉर्पोरेटर राष्ट्रवादी की घड़ी सिंबल पर आए, घड़ी के निशान पर आए। उस वक्त तो जनता दल के 6 लोग आए, एक आज़ाद आया। तो मुफ्ती इस्माइल और उस वक्त तो जनता दल के सदर बुलंद इकबाल साहब, ये दोनों ने मिलकर एक मालेगांव महागठबंधन अगाड़ी बनाई, मालेगांव महानगर पालिका महागठबंधन अगाड़ी। और उस वक्त ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे। उस टाइम इन लोगों की जो भी घटना बनी, बायलॉज बना, मगर हमारे साथ सितम दरीफी ये हुई कि अल्लाह ताला का जो एक अटल कानून है कि एक दिन हमें दुनिया से जाना है। तो हमारे बीच बुलंद इकबाल साहब ना रहे, उनका इंतकाल हो गया। और मुफ्ती इस्माइल साहब जो हर इलेक्शन पे अलग अलग पार्टी बदलते हैं, और अलग अलग पार्टी से उन्होंने 2007 का इलेक्शन इंडियन मुस्लिम कांग्रेस से लड़ा, 2009 का इलेक्शन जन स्वराज्य पार्टी से लड़ा, 2012 का इलेक्शन वो तीसरा महाज से लड़े, 2014 का इलेक्शन वो एनसीपी से लड़े, 2019 का इलेक्शन 2017 का कॉर्पोरेशन इलेक्शन उन्होंने एनसीपी से लड़ा, 2019 का इलेक्शन वो एमआईएम में भाग गए। एमआईएम से गद्दारी करते, एनसीपी से गद्दारी करते हुए एमआईएम में चले गए। मगर अगर हम 75 साल की हिंदुस्तान की तारीख देखें, हमारे पुरखों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बोलो, मौलाना हाफिज़ सिहारवी बोलो, रफ़ी अहमद कुदवाई बोलो, ये जो देवबंद के जितने भी आलिम दीन थे, वो पाकिस्तान ना जाते हुए इसी देश में रहे। और उस वक्त की कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस भारत देश का संविधान कानून एक सेकुलर कानून बनाया गया कि हर मज़हब को उसकी आज़ादी रहे। और उसी वजह से हम आज इस भारत सेकुलर देश में हम अपनी मजहबी आज़ादी को पूरी ताकत से हम मनाते हैं। अगर कोई पार्टी एक राजकारण करती है, एक मज़हब की राजकारण करती है, और एक मज़हब का राजकारण करते हुए दूसरे पार्टी के लोगों को, दूसरे मज़हब के लोगों को भड़काती होगी, तो हम इसके खिलाफ़ है। इसलिए मुफ्ती इस्माइल साहब एमआईएम में गए, और एमआईएम में जाने के बाद हमने उस वक्त तय कर लिया था, एमआईएम के जो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब वो आए थे, और वो स्टेज पर मैं नहीं गया था, मैं बाहर खड़ा हुआ था। मुझसे लोग पूछे कि क्यों नहीं जा रहे, तो मतलब मैं एमआईएम में नहीं जाऊँगा,
फिरका परस्त पार्टी में नहीं जाऊंगा। इसलिए उससे पहले का मेरा स्टैंड था और मैंने ये बोल दिया था कि इलेक्शन के 24 तारीख तक मैं हूँ, उसके बाद मैं MIM में नहीं रहूँगा। और मैंने मर्दानगी बताई और अल्लाह ताला हमेशा बहादुरों का साथ देता है। मैंने उस वक्त तो बहादुरी बताकर ये बोला कि मैं किसी फिरका परस्त पार्टी में नहीं जाऊँगा। और उस वक्त से आज तक मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूँ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को इस शहर में ज़िंदा रखने के लिए वो आगे बढ़े, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, मेरे साथी पूरी कोशिश करेंगे और एक सेकुलर छवि शहर की बने, ऐसी मैं पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, तो आपने कहा कि मैं MIM के साथ 24 तारीख तक था, आपने उस वक्त ऐलान किया, मगर आप तो पूरे कैंपेन और इलेक्शन के दौरान तो थे वहाँ पर। हाँ, मैंने मुफ्ती साहब के साथ कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीता था, उनके साथ जीता था, इसलिए मेरा इखलाकी फ़र्ज था कि उनके साथ मैं उनके वक्त में भी मैं साथ दूं। इसलिए मैं उस वक्त तक उनका साथ दिया और उसके बाद मैंने अलग ऐलान कर दिया कि अब मैं MIM में नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मालेगांव शहर के जो विधायक हैं मुफ्ती इस्माइल कासमी, उन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रवादी को इसलिए छोड़ रहे हैं कि जो भी उनका एक मामला था, उन्होंने बताया 3 तलाक पर इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। मैं और मेरे 20 कारपोरेटर हम राष्ट्रवादी को छोड़ रहे हैं, तो क्या आप उन 20 कारपोरेटरों में शामिल थे? नहीं, हमारा मकसद सिर्फ ये था कि उस वक्त तो मुफ्ती इस्माइल साहब किस तरह से जीते, इसलिए कोई तनाज़े की बात ना करते हुए हम उस वक्त तो खामोश थे। मगर इलेक्शन हो जाने के बाद हमने अलग ऐलान किया कि यार हम MIM में नहीं हैं। अच्छा, आप राष्ट्रवादी में ही थे और अभी भी राष्ट्रवादी में ही हैं। अच्छा, राष्ट्रवादी की सदारत का जहाँ तक के चर्चा चल रही है, कई अहम चेहरे भी मालेगांव शहर के सामने आए, आप पर एक दूसरे पर एलिगेशन भी का सिलसिला भी दराज है, तो क्या लगता है आपको राष्ट्रवादी की सदारत मिल रही है? अगर हम देखें, राष्ट्रवादी 1999 में बनी, उसके जो भी सदर आए, मगर इस शहर में राष्ट्रवादी कोई खुद के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और पार्टी को बढ़ाया नहीं, उसकी ऑफिस नहीं खोली। आज राष्ट्रवादी शहर में कुछ न कुछ ढंग से शरद पवार साहब ने जिस तरह से BJP को दूर रखा और शिवसेना को साथ मिलाकर सरकार बनाई, मालेगांव क्या पूरे महाराष्ट्र का मुसलमान इससे बहुत खुश है। और जिस वक्त हमने ऐलान किया था उस वक्त तो ना सरकार बनने की पोजीशन थी, ना कोई ऐसे हालात थे, मगर उस वक्त हमने ऐलान किया था कि हम सेकुलर पार्टी में हैं। मगर शरद पवार साहब ने जो चाणक्य नीति इस्तेमाल की और BJP को सत्ता में नहीं आने दिया, इसकी वजह से मुसलमानों में उनकी छवि बहुत अच्छी बनी है। और वो छवि अच्छी बनने के बाद पहले तो हम 3 ही लोग सदारत में थे, पहले से 2 लोग पार्टी के अहदेदार थे, आज सदारत का अहदा खाली था, मैंने मांगा। मगर इस शहर में कुछ लोग ऐसा चाहते कि किसी को भी मिले, अतीक कमाल को ना मिले, इसलिए बाद में वो लोग आए। मगर सियासत में सब होते रहता है। मेरा बोलना यही है कि यार कोई भी पार्टी किसी को भी जिम्मेदारी देवे। हम राष्ट्रवादी में इस शहर में आने वाले दिन में राष्ट्रवादी फले फूले, जिसके भी नेतृत्व में रहेगा हम काम काज करेंगे और इस शहर में पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। आपने जो है आपके अपनों से, जो आपके ख़ानदानी लोग हैं, उनसे बगावत की सियासी लेवल पर, बाकायदा आप उनके छोड़कर, आपको जनता दल आपने छोड़कर जनता दल के लोगों से आप राष्ट्रवादी में आप बता रहे हैं कि मैं हूँ और रहूँगा, तो कितनी तकलीफ़ आई, कितना उसका सामना करना पड़ा? 2002 में निहाल अहमद साहब ने मुझसे वादा किया था कि तू टिकट मत ले, मैं तुझे कोऑप्शन में लूँगा। और उन्होंने मुझसे वादा किया, जो भी उस वक्त के जो शराइत थे वो तमाम शराइत पूरी किए। जब कोऑप के इलेक्शन का यहाँ कोऑप के लिए इलेक्शन था तो मुझसे निहाल साहब ने सुबह 11 बजे मुझे फ़ोन किए। मेरे अब्बा ने फ़ोन उठाया और बोले यार अतीक अहमद को घर भेज दे। वहाँ जाने के बाद मुझे बोले कि तमाम कारपोरेटरों को पार्टी ऑफिस पर बुला कर ला। मैं तमाम कारपोरेटरों का पार्टी ऑफिस बुलाया, मगर वहाँ जाने के बाद निहाल अहमद साहब ने मेरा नाम का ऐलान ना करते हुए कोऑप के लिए किसी और का ऐलान कर दिया। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत अफसोसनाक दिन था। मैं घर आकर बहुत रोया था। उस दिन मैंने ये तय कर लिया था कि मैं आवाम में अपनी इतनी ताकत बनाऊंगा कि मुझे किसी की मोहताजगी ना रहे। उस दिन मैंने तय कर लिया था 2002 में, और उसके बाद मैं अवामी काम में लगा रहा। उसके बाद निहाल अहमद साहब ने कुछ लोगों को भेजा कि यार स्कूल बोर्ड में आ जा। मैं बोला स्कूल बोर्ड मेंबर की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए मैं स्कूल बोर्ड में नहीं आऊँगा। मगर वो बहुत दबाव डाले तो मतलब अगर मुझे चेयरमैन बनाएंगे तो मैं स्कूल बोर्ड में आऊँगा, नहीं तो मेरी कोई दिलचस्पी स्कूल बोर्ड में नहीं है। तो उन्होंने कुछ लोगों से वादा किया कि जब बोल तो मैं चेयरमैन बनाऊँगा।
मगर चेयरमैन बनाने के वक्त वो मुझे बोले कि मैं और साजिदा है, इसलिए अगर तुझे लूँगा तो गांव क्या बोलेगा। और मैं बोला था कि यार अगर मुझे चेयरमैन नहीं बनाएंगे तो मैं स्कूल बोर्ड से इस्तीफ़ा दे दूँगा। चेयरमैन के इलेक्शन के वक्त तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर वो बोले कि यार जब ये वादा है कि हर साल बदलेगा तो क्यों तू ऐसा कर रहा है। उन्होंने मुझे समझाया। आने वाले वक्त में उनका असेंबली इलेक्शन था, मैं उनके साथ वापस लग गया। 1 साल होने के बाद मैं उनके पास गया कि यार तुम्हारा वादा था, तो वो कोई वादा वफा की बात नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने ये तय कर लिया कि मुझे अपना सियासी कैरियर बनाने के लिए कुछ ना कुछ सख्त फैसला लेना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने सख्त फैसला लिया। शेख रशीद साहब की मदद से मैं स्कूल बोर्ड चेयरमैन बना। और उस वक्त ये बात सच है कि मुझे घर पर बेइंतहा तकलीफ़ आई। मेरे वालिद साहब के सामने मैं नहीं जाता था, मेरे भाई बहन नहीं जाते थे, हमारे लड़के भतीजे नहीं जाते थे। वो मेरे लिए बहुत सब्र आज़मा दौर था। मगर उसके बाद भी मैंने अपने जो भी अटल इरादे पे कायम रहा और बाद में धीरे धीरे लोगों को हमवार किया। और हमवार करने के बाद बहुत सारे लोग नहीं हमवार हुए, मगर ज़्यादातर लोग हमवार हो गए। और मैंने अपना सियासी कैरियर स्कूल बोर्ड के वक्त अगर हम देखें तो मालेगांव शहर में चाहे टीचर भर्ती हो, चाहे एसएससी के मार्फत स्कूलें बनने की बात हो, चाहे एसएससी के मार्फत अपंग लोगों को अलग अलग तरह का ऑपरेशन कराने की बात हो, और जो भी थे मेरे वक्त में माशाल्लाह जितने काम हुए, एक स्कूल बोर्ड लोगों को लगा कि यार ये भी एक अदारा है जहाँ लोगों के आवामी फायदे का काम हो सकता है, और वो मेरे मार्फत हुआ। आज मालेगांव शहर में अतीक कमाल का एक नाम है, हम जानते हैं। अभी पिछले दिनों जो स्टैंडिंग कमेटी में जाने की बात जो हर पार्टी से हुई, डॉक्टर शफीक ने एक जगह बात कही और उन्होंने कहा कि एक पार्टी से का कारपोरेटर होने के बाद दूसरी पार्टी से मुफ्ती इस्माइल ने किसी को लिया, ये बहुत गलत काम है। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि ये जूता पहनकर आंखों में घुसने वाला काम है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैंने हाईकोर्ट में जो पिटीशन दाखिल की है, उस पिटीशन का मेन जो हमारा बोलना है कि 24 अक्टूबर 2019 को मुफ्ती इस्माइल साहब MIM के MLA बने जी। 26 तारीख को तमाम कारपोरेटरों की मीटिंग बुलाते हैं और एजेंडा निकालते हैं। एजेंडे पे पूरे 22 कारपोरेटरों की दस्तखत है। उसके बाद वो 29 तारीख को मीटिंग लेते हैं। 29 तारीख को वो मीटिंग में तमाम कारपोरेटर हाजिर रहते हैं, उनकी दस्तखत रहती है। वो तमाम लोग इख्तियार दे देते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जिसको गठ नेता चुनेंगे हमको मंजूर है। 31 अक्टूबर 2019 को मुफ्ती इस्माइल साहब डिविजनल कमिश्नर में अपनी दस्तखत से किसी भी शख्स को अपने नाम का लेटर देते हैं। कानूनी तौर पर देखा जाए तो एक आदमी MIM का जनता दल और राष्ट्रवादी से चुनकर आए हुए लोगों का अध्यक्ष कैसे रह सकता है, उनके ऊपर हुक्म कैसे चला सकता है। और हाईकोर्ट में हमारा मेन मुद्दा यही है कि इन्होंने पार्टी बदली की है। पूरे 22 के 22 कारपोरेटर ये अपने गठबंधन छोड़ के MIM में चले गए, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम 4 लोग हैं, हम 4 लोग ही, हमारा राष्ट्रवादी अघाड़ी है, इसलिए इसके ऊपर हाईकोर्ट हमारा फैसला करे। 22 तारीख को प्राइमरी स्टेज पर है कि यार उसको जज दाखिल करने के काबिल समझता है कि नहीं समझता है, और उसके ऊपर सुनवाई होने के बाद हम अपने आरे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर शफीक साहब ने जो कहा कि यार ये MIM के रहते हुए इसके अध्यक्ष तो कैसे है। अगर कोई MLA अगर जाके स्पीकर के पास ये कंप्लेन देता है तो असेंबली की इनकी मेंबरी भी जा सकती है, ये ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई MLA जाके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा तो उनकी असेंबली की मेंबरी जा सकती है। अच्छा, 1 साल पूरा होने आया, आज 19 तारीख है। मालेगांव शहर में MLA की क्या कारकर्दगी है लॉकडाउन का हिस्सा छोड़कर अगर हम बात करें तो? मालेगांव में कोई MLA आप बोल रहे हैं, आप सवाल करें तो मेरे समझ में आ रहा है। हम देखते हैं कि भिवंडी के MLA रईस शेख साहब ने ये काम किया, दुलजे के MLA फारूक शाह ने ये काम किया, या अबू आसिम साहब ने ये काम किया। हम इनका नाम सुनते हैं। मालेगांव में देखा जाए तो इनकी जो कारकर्दगी कोई MLA है ऐसा लगता ही नहीं। अगर हम बोले कि ये MLA अगर है तो स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो कोई बच्चे को 0 मार्क्स मिलती है तो सब बच्चे चिल्लाते हैं ढप्पन डूस ढप्पन डूस। तो ये ढप्पन डूस MLA है। मालेगांव शहर के लिए कहीं से ये कारामद नहीं है। ये 1 सालों में इन्होंने शहर के आवाम के लिए, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, चाहे सिविल में इलाज की बात हो, चाहे चोरी का अनाज उनके साथ के रहने वाले बेचते होंगे, उन्होंने राशन के चोरी के अनाज के बारे में आज तक नहीं कहा। दिसंबर 2019 में जो नागपुर का असेंबली इजलास हुआ
मार्च 2020 में जो बम्बई का इजलास हुआ, जून 2020 में जो इजलास हुआ, ये तमाम इजलास में वो नदारद रहे, गैर हाजिर रहे, उन्होंने शहर की कोई नुमाइंदगी नहीं की। इसलिए मेरा बोलना ये है कि अगर कोई आदमी फिक्स पगार लेता है और फिक्स पगार लेने के बाद काम नहीं करता है तो लोग बैठकर अपनी महफिल में बरजस्ता कहते हैं कि वो हराम की पगार खा रहे हैं। इसलिए मेरे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये एमएलए हराम की पगार खा रहा है। और आज मदरसों की हालत बहुत ख़राब है, चमड़े की वजह से उनको नहीं हुआ है, इसलिए उनको पूरे साल का मानधन असेंबली मदरसे के जो लोग हैं उनको देना चाहिए। इन्होंने कोई कारकर्दगी नहीं की, ये पूरा पैसा उनको वो मदरसे में इमदाद के तौर पर देना चाहिए। अगर ये कुछ काम किए रहते तो ये उसके लायक थे, इन्होंने कोई काम इस शहर की आवाम के लिए नहीं किया है। उल्टा ईद की नमाज सरकार ने हमको ये परमिशन दी थी कि 5 लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ पढ़ना चाहिए, इन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं पढ़ना चाहिए। मस्जिद बंद करने की बात है, इन्होंने ऐलान किया, या और जो भी बातें हैं, इन्हें हमारी मजहबी आज़ादी को छीनने में ये उनके साथ मुलव्विस रहे। सरकार के आदेश का पालन करना है, ये तो सरकार का आदेश था कि 5 लोग नमाज पढ़ो, पालन कर रहे थे ना वो तो। नहीं, सरकार का आदेश था कि 5 लोग नमाज पढ़ो, था कि नहीं है सरकार का पालन? 5 लोग तो 5 लोग क्यों नहीं ईदगाह पे नमाज पढ़े? करना चाहिए था ना जी। ऐसे मस्जिदों में भी अगर वो ये बोलते हैं जुमा की नमाज मत पढ़ो, ये सब जो उन्होंने किया है ये शहर की आवाम के मुफाद के खिलाफ किया है। ये आवाम उन्होंने पुलिस कमिश्नर कलेक्टर की चमचागिरी की है, इसलिए चमचागिरी करने वाला एमएलए हमारे शहर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आज हम देखा जाए तो शहर में गुटखे की लानत बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे नौजवान बच्चे कैंसर जैसे मौलिक मर्ज़ों में मुब्तला हो रहे हैं और धड़ल्ले से गुटखा बेचा जा रहा है। अगर हम देखा जाए तो कुत्ता गोली जो है, कुत्ता गोली धड़ल्ले से बेची जा रही है, पुलिस की छत्र छाया में बेची जा रही है। पुलिस ये नहीं देखती कि यार ये कुत्ता गोली कहाँ है, पुलिस ये देखती है कि किसी के ऊपर 10 साल पहले अगर गुनाह हुआ था तो रात में 1:30-2 बजे उसके घर चली जाती है। वो माँ बाप बेचारे जो प्रेशर के मरीज़ है, कोई दमा का मरीज़ है, या आजू बाजू के जो लोग बीमार हैं, इनके 1:30 बजे जाके पुलिस उनका दरवाज़ा खटखड़ा के उड़ाती है। एक हरेसमेंट का माहौल पुलिस पैदा कर रही है। एमएलए ये सब नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं उनकी मजम्मत करता हूँ। आज मेरा ये बोलना है कि अगर पुलिस अपनी ये कार्रवाई बंद नहीं करेगी, लोगों को घर जाके हैरान नहीं करेगी, ये सब काम करेगी, तो आने वाले वक्त में हम आवाम को रोड पर लाकर पुलिस के खिलाफ एक ज़बरदस्त तहरीक चलाएंगे। इसलिए पुलिस क्रिमिनल लोगों के खिलाफ सख्ती करे, जो कुत्ता गोली बेच रहे हैं, जो गैर कानूनी रेती का काम कर रहे हैं, जो गैर कानूनी गुटखा बेच रहे हैं। पहले गुटखा छुप छुपा के बिकता था, आज जब बंदी है तो हर जगह पर खुल्लम खुल्ला लटका के बेचा जाता है। पुलिस की छत्र छाया में ये कामकाज हो रहा है, इसलिए पुलिस ये करना चाहिए। पुलिस अगर आम आदमी को परेशान करने का काम बंद नहीं करी तो आने वाले वक्तों में मैं आवाम को इकट्ठा करके उसके खिलाफ धरना आंदोलन करूँगा। आपने बात कही कि पुलिस पर जो कमांड होना चाहिए एमएलए की वो नहीं है। आज हमें इस वक्त साथी निहाल अहमद साहब की याद आज आई कि कम से कम एक बेहतरीन उनका कमांड होता था पुलिस पर, सरकारी अफसरान पर। एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आपने करीब से बचपन से आपके चाचा थे साथी निहाल अहमद साहब, मजबूत लीडरशिप थी, उनके इंतकाल के बाद शहर में आपने उनके जैसी या उनसी लीडरशिप आपने देखी क्या? मैं ये नहीं, निहाल साहब उन जैसी, उन शख्सियत के जैसी। निहाल साहब की सोच ये थी कि गरीब का काम करो, अमीर तो कहीं से भी काम करा सकता है, मगर गरीबों को काम करना चाहिए। अगर हम उनकी सियासत देखें तो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से जगह जगह फसाद होते थे, वो फसादात में मुसलमानों के साथ बेइंतहा जुल्म होता था। उस वक्त उन्होंने जो बाहर शहर के मुसलमान थे उनको मालेगांव लगाकर सरकारी ज़मीनों पर बसाया और उनको फ़ुकट में ज़मीन दी। आज मालेगांव शहर एक मुसलमानों का शहर कहलाता है। उसके बाद उन्होंने उसकी किरपट्टी लगाकर वहाँ नल गटर पानी की तमाम सहूलतों के साथ उनका एक प्रोटेक्शन दिया। पहले मजदूरों के साथ बेइंतहा जुल्म होता था, उनको इंतहाई हक़ीर समझा जाता था, मगर निहाल अहमद साहब ने उनके लिए तहरीक चलाई, उनकी मजदूरी बढ़े, उनको हक़ रज़ा मिले। निहाल अहमद साहब का कोई कारोबारी काम नहीं था, सियासत को धंधा नहीं समझते थे, खुद नहीं करते थे और आवाम के फ़ायदे के लिए काम करते थे, इसलिए उनका कमांड था। आज के जो लीडर है कहीं ना कहीं वो कारोबार भी देखते हैं, इसलिए उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कलेक्टर कमिश्नर या पुलिस के खिलाफ बोले। आखिरी सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने जो एक बगावत की, आप राष्ट्रवादी में है, आपके साथ कई और कारपोरेटर भी जुड़ रहे हैं, तो क्या ये ताकत बढ़ रही है, बढ़ेंगी? और
पहली बात तो ये बोलना चाहिए कि मैं 2017 के इलेक्शन में राष्ट्रवादी के सिंबल पे जीत के आया जी, और मैं राष्ट्रवादी में हूँ जी, इसलिए जो गया वो बगावत किया जी। मैं तो जिस सिंबल पे आया था मैं वही हूँ, इसलिए इसके अंदर जो भागे वो उन्होंने बगावत की है जी। और आपके साथ और लोग जुड़ रहे हैं क्या? हाँ देखो, इसके अंदर जो कारपेटर है, कारपेटर कौन आएगा मेरे साथ नहीं आएगा, मगर मैं इस पार्टी को आवाम में ले जाऊंगा, आवाम के जो मसाइल है उसको हल करूंगा, आवाम के फ़ायदे की बात करूंगा, जो उनके मसाइल है अगर वो मेरी सरकार रहने के बाद अगर उससे हल होते उससे कराऊंगा, या रोड पर आगे हल कराने की बात आएगी तो मैं हल कराऊंगा। और आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी की ताकत बढ़ाकर जो 2022 का इलेक्शन होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हमारे कारपोरेटर ज़्यादा आए इसकी पूरी कोशिश करूंगा। आज मेरे साथ कौन है कौन नहीं है मैं इसको तवज्जो नहीं देता, मगर आने वाले वक्त में हमारी आवामी ताकत बढ़े, लोग हमारे काम से खुश हो, चाहे वो सैजिंग का मामला हो। आज सैजिंग के मामले में लोग बहुत परेशान थे, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन वाले पावर लूम के ऊपर भी लटकती तलवार है, और बहुत सारे जो मसाइल हैं मैं वो आवाम के सामने लाकर जो तहरीक के ज़रिए होगा तहरीक के ज़रिए करूँगा, या जो हमारी सरकार है सरकार के ज़रिए होगा उस सरकार के ज़रिए कर मैं ये शहर के मसाइल हल कराने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ अतीक कमाल साहब मालेगांव शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अपोजिशन लीडर बात कर रहे थे। बड़ी दो टोक अंदाज में उन्होंने बात की, जिस तरीके से एमएलए का क्या काम होता है उन्हें समझाया। मालेगांव शहर में एक बेहतरीन लीडर निहाल अहमद साहब गुजरे, उनकी बातें हम तक बताई। हम यही चाहते हैं कि जो भी करे ये शहर के हित में करें।